फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 20 हाइड्रोलॉजी यूनिट 6। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं रेनफॉल। हम पढ़ रहे थे, उस रेनफॉल को ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं रेनफॉल को। तो रेनफॉल में हमने लास्ट टाइम कौन से टॉपिक्स पढ़े थे कि रेनफॉल को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, कौन कौन से मतलब मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रेन गेज डेंसिटी क्या होती है, और उसके बाद फिर हमने एक दो टॉपिक और देखे थे रेनफॉल से रिलेटेड। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद में, हम देखते हैं मिसिंग रेनफॉल कैलकुलेशन की रेनफॉल अगर कहीं किसी पॉइंट पर मिस हो चुकी है किसी ईयर में तो हम उसको कैसे ज्ञात करें। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए अगर हमारा ये कोई इस तरह से एरिया है, वहां पर 5 रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है, ये 5 रेन गेज लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में किसी कारण से ये वाला रेन गेज जो या तो खराब हो गया, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो यहां पर हम इस साल ज्ञात नहीं कर पाए। ठीक है, इस साल हम यहां पर रेन गेज को ज्ञात, रेनफॉल को ज्ञात नहीं कर पाए कि इस साल कितनी हुई है, लेकिन पिछले काफी सालों से हम ज्ञात करते हुए आ रहे थे कि इस वाले पॉइंट पर कितनी रेनफॉल हुई है। हम देखते हुए आ रहे थे कि इस वाले पॉइंट पर कितनी रेनफॉल हुई है, 100 mm या जितनी भी हुई है, हम यहां पर ज्ञात करते हुए आ रहे थे पिछले काफी सारे सालों से। लेकिन इस साल 2020 में हम ज्ञात नहीं कर पाए, तो हम इस मिस्ड रेनफॉल को, जो हमसे मिस हो चुकी है, उसको हम कैसे ज्ञात करें। सीधी सी बात है, जो भी रेनफॉल आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पिछले डेटा का यूज करेंगे और कुछ इस साल के डेटा का यूज करेंगे। जो अब तक जो होती हुई आ रही थी ना इस वाले पॉइंट पर रेनफॉल, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। उसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। तो हमारा जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जितना भी होगा, तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि पिछले सालों से, कितने सालों से, मतलब यहां पर नॉर्मली इतनी बारिश होती हुई आ रही है, इस वाले स्टेशन पर इतनी, इस वाले स्टेशन पर इतनी। और एक टर्म और यूज करते हैं, वो होती है हमारी पी। पी का मतलब है प्रेसिपिटेशन इन दैट ईयर। इन दोनों की सहायता से, मतलब हमारे पास जो जितने भी स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशन की 2020 से पहले तक की सारी रेनफॉल पता है कि एवरेज इतनी होती थी नॉर्मली, ठीक है। और इस साल की भी हमको पता है, उसके आसपास के सभी स्टेशन की पता है, बस उसी की नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डेटा मौजूद है, एक तो इस साल का डेटा मौजूद है और इससे पहले कितनी होती थी वो डेटा मौजूद है। उन दोनों डेटा की सहायता से हम निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है हमारा फॉर्मूला बनता है पी एक्स बाय एन एक्स इज इक्वल। अब देखिए भाई, ये अपना फॉर्मूला बनता है। बहुत क्लमसी लग रहा होगा फॉर्मूला ये, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी है ये। इसमें पहले अपन पी और एन के बारे में लिख लेते हैं। पी और एन क्या है, देखो यहां पर जो हमारा एन होता है ना, वो होता है क्या, हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और पी होता है हमारा प्रेसिपिटेशन इन दैट ईयर। उस साल में कितना प्रेसिपिटेशन है, इनका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा बताता हूं आपको। जो हमारा एन है ना, ये क्या, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए हमारे ये 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 और 5 स्टेशन है। इन पांचों स्टेशन पर हमको पहले से 2019 तक के हमको डेटा मालूम है इन पांचों के, ठीक है। तो वो जो नॉर्मली कितनी बारिश होती है हर साल हमको मालूम है, पिछले साल तक हमारा डेटा बिल्कुल सही था। तो हमें 2019 तक की जो हमें नॉर्मल बारिश होती है वो हमें मालूम, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, बोलेंगे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ठीक। लेकिन किसी साल में 2020 में 5 नंबर का जो हमारा स्टेशन है वो खराब हो गया, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उसका डेटा हमारा मिस हो गया। हमें 2020 का डेटा याद करना है। तो खराब कौन सा हुआ, यही तो हुआ है, बाकी तो सारे सही हैं। तो बाकी स्टेशंस पर 2020 में जो भी रेनफॉल प्राप्त हुई है, मान लो इस पर प्राप्त हुई हमारी 100 mm, तो ये क्या है, ये कहलाएगी वैल्यू हमारी पी कहलाएगी। तो बताओ आपको एन किसका मालूम है, एन तो पांचों का मालूम है, एन तो पांचों का मालूम है। और पी कितनों का मालूम है, पी केवल 4 का मालूम है, एक का मालूम नहीं है। तो पी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन इन दैट ईयर, जिस साल की बात कर रहा है उस साल का प्रेसिपिटेशन है। यहां पर एक टर्म और है एम। एम का मतलब क्या है, देखो जनरली हम एवरेज निकालना है हमें, तो जितनी वैल्यूज दिख रही है उतने का भाग दे देंगे। एम यहां पर क्या है, एम होगा यहां पर क्या, हमारा नंबर ऑफ नॉन स्टेशन। नॉन स्टेशन का मतलब क्या है,
कि कितने स्टेशन पर आपको प्रेसिपिटेशन पता है उस साल। तो इस वाले एग्जाम्पल में 5 में से 4 को पता था हमें, तो यहां पर एम का मतलब कितना है, 4 है। 5 का भाग नहीं देंगे, कितने का देंगे, जितनों का प्रेसिपिटेशन हमको मालूम है। तो 4 का मालूम है तो 4 का भाग देंगे। तो ये होती है हमारी, इस तरह से निकालते हैं हम। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूं एक। इस साल आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में, 100% मिलेगा आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, देखो क्या है। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन X of फॉलोइंग टेबल। टेबल आपको दे के रखेगा इस तरह से। देखो भाई, ये हमारे नॉर्मल प्रेस स्टेशन बताता हूं मैं आपको, एक्स, ए, बी और सी, 4 स्टेशन है। एक्स पर जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 800 मान लीजिए, 800 दिया हुआ है, 800 mm। ये क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है कैलकुलेट प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। एक्स स्टेशन पर प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो आपको इसमें देखो 2 वैल्यूज दी हुई, तो लिखा हुआ है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 800 mm, 900, 700, 1000 और प्रेसिपिटेशन इन ईयर 2020। इसमें आपको इन 3 की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू तो एन कहलाएगी, कौन सी पी कहलाएगी। इसमें सिंपल सा दिख रहा है आपको, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ये है, तो ये कौन सी वैल्यूज हैं, एन की वैल्यूज हैं, और ये किसकी वैल्यूज है, हमारी पी की वैल्यूज है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पी एक्स बाय एन एक्स इज इक्वल्स टू, कितने स्टेशन है भाई, 4 स्टेशन है हमारे, पी वन बाय एन वन प्लस पी टू बाय एन टू प्लस पी थ्री बाय एन थ्री डिवाइडेड बाय एम। अब देखो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये पी एक्स बाय एन एक्स। पी एक्स का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स, प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन 1, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन 1। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं एज इट इज यूं का यूं पुट कर दो और आंसर अपना निकल जाएगा। तो मैं यहां पर पुट करता हूं, क्या P1 बाय N1, इसको एज इट इज लिख दूं मैं यहां पे। अब यहां पर काम की चीज एक तो M, जहां पर आप गलती कर सकते हो, मैंने बताया एवरेज निकालना है आपको। जो स्टेशन हमारे नोन है, जिनके बारे में हमें मालूम है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन इतना है, केवल उनकी संख्या लिखनी है हमें। तो कितने नोन है देखो, 1, 2 और 3, 3 का भाग दें। कुछ भी समझ नहीं आता तो इतना ध्यान रखो भाई, जितनी वैल्यूज हैं एवरेज निकालने के लिए उतने का ही तो भाग देते हैं। तो यहां पर कितने
अपने 3 ही स्टेशन तो आ रहे हैं, चौथा तो यहाँ पर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। इसलिए मैंने इसको स्मॉल m से डिनोट किया है। मैं चाहता तो इसे किससे डिनोट करता, n से, लेकिन n से आपके दिमाग में जरूर से ये गफलत आती कि आप सोच करके 4 का भाग देते नंबर ऑफ स्टेशन 1 2 3 4। तो बात क्लियर है, ये आप कैसे भी ध्यान रखें। तो सिंपली आप क्या करोगे, px बाय nx, px कितना है, एज इट इज px तो हमको निकालना है भाई, इसको मैंने px ही लिख दिया। nx कितना है, नॉर्मल 800 है यहाँ पे, ठीक है, बराबर p1 कितना है हमारा, ये p की वैल्यूज हैं, a पर कितना है, सॉरी इनको abc लिख देते हैं हम, हमारे स्टेशन यहाँ पर abc नाम से हैं, तो abc लिख देता हूँ मैं 1 2 3 की जगह abc। तो pa कितना है 90 और na कितना है हमारा 900, प्लस में pb कितना है हमारा 70 और ये कितना है 700 और ये कितना है 100 अपॉन में 1000, ठीक है, 3 का भाग दे देंगे। ये मैंने वैल्यूज कुछ ऐसी ली है कैलकुलेशन इजी के लिए केवल, और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको पता है सिंपली वे में वैल्यू कितनी आ जाएगी, px इज इक्वल टू 800, वहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, वो ऑटोमेटिकली कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 800 mm। तो हमारा आंसर क्या हो गया 800 mm। आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए बड़े लेवल पे वहाँ पर कैलकुलेशन ऐसी आई हैं सिंपल वे में। वहाँ पर जो पूछा गया है, तो वहाँ पर जो पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं आपसे, यही चीज़ पूछेगा भाई कितना mm बैठेगा ये आंसर इसका। तो ये वैल्यूज आपसे बेसिकली वो क्या जानना चाह रहा है, वो केवल आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है उसकी वैल्यूज। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो बहुत सिंपल था ये मिसिंग रेनफॉल कैलकुलेशन करने के लिए, इस तरह से हम निकालेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक रेनफॉल के अंदर ही पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एनुअल एवरेज रेनफॉल या फिर एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन। अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे बार बार एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल का मतलब क्या है, हम इसे कैसे ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था अभी कि एवरेज रेनफॉल को हम 35 साल का डेटा लेकर के निकालते हैं। 1986 में हमने देखी थी कितनी रेनफॉल है, 86 87 88 ऐसे सबको हम प्लस जोड़ते चले गए ऐसे, और कितने का भाग दे दिया, 35 साल तक की रेनफॉल को हमने जोड़ा और 35 का भाग दे दिया, हमारी रेनफॉल आ गई एवरेज। लेकिन साल भर की भी तो हमारी कोई ना कोई एवरेज होगी। 1 जनवरी से और हमारे 31 दिसंबर तक जितनी भी बारिश हुई है उसमें 365 का भाग दे देंगे जोड़ करके, तो क्या आ जाएगी हमारी एवरेज आएगी। किसका एवरेज है ये, साल के पूरे 365 दिनों का, मतलब एनुअल एवरेज रेनफॉल है। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। तो अब हम ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन। भाई इसका मतलब क्या है, इसको हम पी एवरेज से डिनोट करते हैं। देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 स्टेशन है, ए बी सी डी और ई, और 5 स्टेशन कहां पर मौजूद हैं, अलवर शहर में। 5 स्टेशन किसमें मौजूद है, अलवर शहर में। अब अलवर शहर में 1 जनवरी को बारिश हुई और 5 स्टेशन में बारिश जो है दर्ज हुई, भाई इतने mm बारिश हुई, इसमें इतनी हुई है, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी। अब जो ये जो डेटा रिप्रेजेंट होगा अगले दिन जो न्यूज़पेपर में जो खबर आएगी वो तो यही आएगी ना, अलवर शहर में 5 mm बारिश हुई, 10 mm बारिश हुई, वो तो केवल यही आएगा। ऐसे तो नहीं आता अलवर शहर में स्टेशन ए पर इतनी बारिश हुई, बी पर इतनी। तो उन्होंने क्या किया है एक्चुअल में, उन्होंने अलवर शहर के जितने भी स्टेशन थे उसकी उन्होंने एवरेज रेनफॉल ज्ञात की है। मतलब क्या क्या, इन 5 स्टेशन की, भाई 5 स्टेशन पर सेम रेनफॉल होगी क्या 1 जनवरी को। इस पर मान लीजिए अगर 5 mm दर्ज हुई है हमारी रेनफॉल, तो इस पर एग्जैक्टली 5 ही होगी क्या। अगर ऐसा होता कि सब पर बराबर होगी तो हम एक ही लगाते ना, हम 10-10 रेन गेज क्यों लगाते, इतना पैसा क्यों वेस्ट करते हम। तो सिंपल सी बात है, सभी स्टेशन पर अलग अलग रेनफॉल आई है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना है पूरे अलवर की रेनफॉल को, तो वो मैं केवल एक रेनफॉल से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि अलवर शहर में 1 तारीख को इतनी mm बारिश हुई। तो उसको ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 5 के 5 स्टेशन का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, और जो हम एवरेज लेंगे वही क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज रेनफॉल। तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब भाई देखो उसके 3 तरीके हैं, अपने अलग अलग तरीके हैं। एक तो वही सिंपल, कौन सा, अर्थमेटिक्स लगा दें हम। अर्थमेटिक्स कैसे लगाते हो आप, कैसे निकालते हो एवरेज, 5 लोगों का एवरेज निकालना है आपको, 5 लोगों की वेट का एवरेज निकालना है, ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति हैं, 5 के वेट का एवरेज कैसे निकालोगे आप, 5 के
वेट को जोड़ा और उसमें 5 का भाग दे दिया, तो आप इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, बस यही करना है। तो पहला तरीका तो कौन सा है, कैसे ज्ञात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन मेथड। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताता हूं, आपने एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा, जो हमारे एवरेज होते हैं ना, वो हमारे दो प्रकार से निकालते हैं हम। एक तो निकालते हैं हम अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक में एक तो हमारा सिंपल मीन होता है, एक होता है हमारा, एक तो होता है कौन सा मीन सिंपल मीन। मीन का मतलब एवरेज, सिंपल मीन का मतलब क्या है, जितनी भी वैल्यूज है ना भाई, सबको जोड़ दो और उतनी संख्या का भाग दे दो, ये तो है अर्थमेटिक सिंपल मीन। और दूसरा मैंने क्या बताया, एक होता है वेटेड मीन, वेटेड मीन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको तब आप समझ पाओगे। देखो भाई, अगर मैं बोलता हूं 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, तो इन पांचों के पांचों व्यक्ति का जो वेट है दे रखा है मैंने, उसकी वैल्यूज एक्स वाई जेड ई बी कुछ भी दे रखा है मैंने वैल्यू, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, पांचों को जोड़ दिया और 5 का भाग दे दिया, वो तो ये हो गया सिंपल मीन। ठीक है, और एक क्या होता है, एक हम कहते हैं कि भाई 5 ग्रुप हैं, ए बी सी डी और ई, 5 ग्रुप हैं। 5 ग्रुप के अंदर क्या है, पहले ग्रुप में तो 4 लड़के हैं, दूसरे ग्रुप में 5 लड़कियां हैं, तीसरे ग्रुप में 8 लड़के हैं, और जो चौथा ग्रुप है डी, उसमें कितने हैं, 3 हैं, और ई में कितने हैं, 5 हैं। अलग अलग है सब ग्रुप में, इन चारों का वेट अलग अलग होगा, इन पांचों का अलग अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अब बताओ इसका एवरेज। तब आप क्या करते थे, ध्यान हो आपको, आप क्या करते थे, जितने मेंबर हैं उसके एवरेज से गुणा करते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान, अपन क्या करते हैं, f1.x1 अपॉन में x1, इस तरह से हम करते थे, इस तरह से करते थे हम, उन सब का हम जोड़ते थे, समेशन का मतलब जोड़, यही करते थे। मतलब कैसे निकालेंगे हम, 4 का जो भी एवरेज है, मान लो 30 है, 30 से गुणा किया, प्लस में 5 का जितना भी एवरेज है उससे गुणा किया, ऐसे सबको जोड़ करके और उतनी संख्या का भाग दे देंगे हम। कितने का भाग दे देंगे, 5 और 4 9 और 8 17, 17 और 3 20, 25 का अपन इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम करते थे। तो ये हमारा कौन सा मीन होता था, ये वेटेड मीन। वेटेड का मतलब क्या है, हमने वेटेज दे रखा है अलग अलग ग्रुप को, इस ग्रुप को इतना वेट दे दिया, इसको इतना वेटेज दे दिया, उसको इतना वेटेज दे दिया, ये होता है हमारा वेटेड मीन। तो देखो ये तो हमारा सिंपल मीन है, वेटेड क्या है आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो सिंपल मीन, सिंपल मीन से हम कैसे निकालेंगे, इसमें अर्थमेटिक मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है पी एवरेज। तो पी एवरेज को कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस और ये Pn डिवाइडेड बाय n। P1 P2 P3 ये क्या है, ये अलग अलग स्टेशन पर क्या है, हमारी प्रेसिपिटेशन है। पहले स्टेशन पर कितनी प्रेसिपिटेशन थी, दूसरे पर कितनी थी, तीसरे पर कितनी थी, उन सबको हमने जोड़ दिया, उतनी ही संख्या का हमने भाग दे दिया, तो फिर क्या आ जाएगी वैल्यूज, ये एवरेज आ जाएगी। अब देखो ये फॉर्मूला और पिछला वाला, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि इस टॉपिक के जस्ट बाद में था, इसलिए वहां पर मैंने उसको कैसे डिनोट किया है, एम से, जिससे आपके माइंड में कुछ अलग वैल्यू आए कि वो थोड़ी डिफरेंट थी, आप उसमें सही कर पाए। अब देखो दूसरा आपको मेथड बताता हूं, ये तो सिंपल मेथड था, ये इतना रिलायबल नहीं है, इतना विश्वसनीय नहीं है। ये क्यों नहीं है भाई, ये तो सिंपल एवरेज ले लिया आपने, किसी पर कम हुई है किसी पर ज्यादा हुई है, आपने तो एक एवरेज बता दिए, ये तो कोई भी याद कर सकता है। और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज के लिए हमें और मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा जो मेथड है हमारा, वो कौन सा मेथड आएगा, उसको बोलते हैं हम थीजन पॉलीगन मेथड। इसको केवल समझेंगे आप, क्या होता है इस मेथड में। ये वैज्ञानिक का नाम है पॉलीगन, आप जानते हो बहुभुज। इसमें क्या करते हैं, सभी स्टेशंस के 5 स्टेशन है ये, ए बी सी डी और ई, सभी स्टेशंस को हम ऐसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, ये पेपर और पेन पे काम हो रहा है, ये केवल इस तरह जोड़ते हैं, फील्ड में नहीं करते ऐसा, ऐसे हम इसको जोड़ देंगे सभी स्टेशंस को। फिर इनको हम डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बीच से काटते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब स्टेशन जो है कहीं पर भी हो सकती है, तो मैंने आपको सिंपल दिखाया। बाइसेक्ट करने पर ये जो लाइनें खींची हैं उनसे हम बाइसेक्ट करेंगे, बीच में से तोड़ देंगे, तो देखो आपको दिख रहा है ये अलग अलग एरिया सा दिख रहा है सबका अलग अलग।
मतलब एक तो ये एरिया बन गया, एक तो ये वाला एरिया बन चुका है, एक तो ये एरिया बन गया भाई, एक कौन सा एरिया बन गया, ये अलग बन गया, एक ये बन गया एरिया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 5 एरिया बन गया अलग अलग। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो स्टेशन है ये इतने एरिया को कवर कर रहा है, मतलब यहां पर जो रेनफॉल जो मेजर हो रही है वो कितने एरिया कंसर्न में हो रही है, इतने एरिया। ये कितने को कर रहा है, इतने को। ये कितने को कर रहा है, इतने को। तो कंप्लीट एरिया को हमने 5 जगह डिवाइड कर दिया, मतलब सबको अपना अपना वेटेज दे दिया हमने कि भाई इसका तो इतना है, इसका इतना, इससे इतना, इससे इतना, इस तरह से हमने अलग अलग वेटेज दे दिया। अब क्या करेंगे हम, ये पॉलीगन्स, देखो आपने देखा ये जो कंप्लीट एरिया है किसके रूप में टूट चुका है, पॉलीगन्स के रूप में टूट चुका है, बहुभुज के रूप में टूट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही वाला मीन निकालना है। अब हमको कैसे निकालेंगे वही वाला मीन, कौन सा मीन, वेटेड मीन, वेटेड मीन। इसलिए इस मेथड को वेटेड मीन मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसका एरिया मान लीजिए, ये जो एरिया है ये है कितना, A1, ये है एरिया A2, ये है एरिया A3, ये है एरिया A4 और ये कितना है A5। अलग अलग एरिया हो गए सभी के। तो ऐसे वाले में हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इस वाले के अंदर हम जो हमारी इस पर जो रेनफॉल है जितनी भी है हमारी रेनफॉल, मान लीजिए ये है P1 इंटू में A1 किया, प्लस में P2 इंटू A2 किया, सबका अपना अलग अलग करेंगे, P3 इंटू A3 प्लस P4 इंटू A4 प्लस P5 इंटू A5। और फिर क्या करेंगे, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया कैसे याद करोगे, पांचों को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, तो हम इसको, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। तो ये कौन सा वाला एवरेज था, ये कौन सा एवरेज था, ये था हमारा वेटेड मीन। वेटेड मीन, ये हमने वेटेड मीन निकाला है। इसको मैं अगर एक सिंपल वे में दर्शाना चाहूं तो कैसे दर्शाऊंगा, P इंटू में A समेसन PA। समेसन PA का मतलब क्या है, जितने भी P हैं और A का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका योग। समेसन का मतलब क्या होता है, योग जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, PA मतलब P1 A1 P2 A2 P3 A3 अपॉन में क्या आएगा नीचे, किसका योग है ये, समेसन ऑफ A, एरिया का। तो ये इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो ये कौन सा था हमारा मेथड, ये था हमारा मेथड थाइसन पॉलीगन मेथड। तो ये मेथड आपको समझ में आया क्या होता है, इस तरह से निकालते हैं। इससे केवल एक क्वेश्चन बनता है, एक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि थाइसन पॉलीगन मेथड किस एवरेज पर बेस्ड है। ठीक है, इस तरह से पूछेगा आपसे, तो कौन से पर बेस्ड है ये है वेटेड एवरेज या वेटेड मीन पर बेस्ड है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो सिंपल वे में देखो, ये भी एवरेज निकाला और ये भी एवरेज निकाला। तीसरा जो मेथड है ना वो भी हम एवरेज निकालेंगे। इसमें हमने पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट थे सबको जोड़ा हमने लाइन के द्वारा, और फिर उन लाइन को हमने बाइसेक्ट किया, मतलब काटा, और फिर काटने के बाद में फिर हमने क्या किया है, उन सभी के सभी स्टेशंस को अपना अपने एरिया में डिवाइड कर दिया, उनको अपना अपना एक एक एरिया दे दिया, और उस एरिया के आधार पर हम क्या निकाल रहे हैं, ये एवरेज निकाल रहे हैं। अब जो अगला मेथड है वो भी ऐसा ही है कुछ, उसमें भी एवरेज निकालते हैं। इसमें तो हमने देखो इस तरह से इनकी कुछ किसी भी चीज की यूज नहीं किया, वहां पर हम यूज करेंगे किसका, आइसो हाइट का। अब आइसो हाइट क्या होती है वो चीज हम देखते हैं। तो तीसरा मेथड लिखेंगे इसके बाद में। तीसरा मेथड हम कौन सा लिखेंगे, जो तीसरा मेथड एवरेज निकालने का वो देखते हैं। थर्ड है हमारा आइसो हाइटल मेथड। आइसो हाइटल मेथड क्या है, पहले हमें ये तो समझ में आया कि आइसो हाइट का मतलब क्या होता है, हमें आइसो हाइट का मतलब ही नहीं पता। ये देखो ये कंप्लीट एरिया है, इस कंप्लीट एरिया पर हमने आइसो हाइट्स को दिखाया हुआ है। अब मैं पहले आपको बताता हूं कि आइसो हाइट क्या है, ये क्या चीज होती है। देखो आइसो वर्ड का मतलब आप जानते हो, आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आपने पढ़ा होगा आइसो
आइसोगोनिक लाइन इन सर्वे इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो भी आइसो वर्ड आपने पढ़ा, आइसो बार, आइसोटॉप्स, ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। तो आइसो का मतलब क्या होता है? समान होता है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर आइसो हाइट का मतलब क्या है? ये समान। देखो इस एरिया में एक रेन गेज हमने यहां पर, यहां पर जो रेनफॉल हुई थी इस पॉइंट पर, वो हुई थी कितनी? 100 mm। इसके पास में भी 102, 103। फिर हमने देखा यहां पर भी कितनी हुई है? 100। यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, 100, 100। तो उन सभी पॉइंट को हमने मिला दिया तो एक लाइन बनेगी। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? उस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? आइसो हाइट। तो आइसो हाइट की डेफिनेशन क्या हुई? समान रेनफॉल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा। समान रेनफॉल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अपन नोट में लिखेंगे इस वाले मेथड के बाद में। तो ऐसी P2 की, अब ये देखो P1 क्यों बोला? क्योंकि ये कौन से को मिला रही है? 100 mm को। आगे हमने देखा ये 110, 110, 110, 110 ये पॉइंट थे। उन सभी पॉइंट को मैंने मिला दिया तो एक लाइन बनी। वो लाइन भी क्या कहलाई? आइसो हाइट। लेकिन यहां पर रेनफॉल कितनी है? 110। इससे डिफरेंट है इसलिए मैंने इसका नाम अलग रख दिया, P2 रख दिया। तो ये होते हैं हमारे आइसो हाइट। अब इस वाले मेथड में, तीसरे मेथड हम क्या निकाल रहे हैं? हम तो निकाल रहे हैं एवरेज। तो इस वाले मेथड में किसका यूज होगा? आइसो हाइट्स का यूज होगा। आइसो हाइट्स का यूज करके हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे दो आइसो हाइट्स है ना, उसके बीच का एरिया देखते हैं। देखो ये P1 और P2 के बीच का एरिया क्या है? A2 है। P2 और P3 के बीच का एरिया क्या है? A3 है। जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक एरिया को हमने, एक रेन गेज को एक एरिया प्रोवाइड कर दिया था। अब देखो ये जो एरिया है, ये एरिया तो लेकिन दो रेन गेज के बीच में है, दो रेनफॉल के बीच में हो गया। ये कितना है? 100 mm और ये कितना है? 110 mm। तो इस एरिया को कौन सा रेन गेज कवर कर रहा है? हम क्या करें? पिछले वाले में तो हमको सीधा सीधा सा मालूम था, आपने देखा था ना, ये ऐसे जुड़े हुए थे, इस तरह जुड़े हुए थे। तो इस वाले को ये वाला एरिया कवर कर रहा था। हमने इसकी रेनफॉल को इससे गुणा कर दिया था। लेकिन इसके तो दोनों तरफ ही आ रहा है, P1 ये, P2 ये। तो हम क्या करें? हम क्या करते हैं ऐसे में, एक एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। एक क्या निकालते हैं? इन दोनों रेनफॉल की एवरेज रेनफॉल। और उस रेनफॉल को हम क्या मानते हैं? वो रेनफॉल इस एरिया, वो एवरेज रेनफॉल इस एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वाले में? कुछ नहीं करना, सिंपल इन दोनों का एवरेज लेना है। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो कहीं मिड से ही गुजरेगा एवरेज, इसलिए मैंने लाइन दिखाई और कुछ नहीं है। अब ये एवरेज, अब देखो अब ये लाइन क्या है? इस एरिया के कहां आ गई? बीच में आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन, मतलब ये जो रेनफॉल है, लाइन का मतलब क्या है? रेनफॉल। ये रेनफॉल इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमें रेनफॉल मालूम है, एरिया मालूम है, वही क्या निकालेंगे? वेटेड मीन निकालेंगे। कैसे निकालोगे? अब मान लो ये जो हमारे जो एवरेज है ना, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। इसको मैं नाम दे देता हूं PX, ठीक है। इसको मैंने PX दे दिया। ये जो हमारा एवरेज निकला, एवरेज कितना आएगा? 100 प्लस 110/2, यही तो होगा एवरेज। दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 100 प्लस 110, 210/2 बराबर 105। 105 mm जो है हमारा, ये हमारा इसके कहां से गुजरेगा? मिड से। ये होगा 105। तो हमें इस वाले एरिया का क्या मालूम है? हमें प्रेसिपिटेशन मालूम है। और इस वाले एरिया का हमको एरिया मालूम है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे सबका भी मालूम है। इसका एवरेज क्या होगा? P2 प्लस P3/2, इसका P3 प्लस P4/2। तो हमको सभी एरिया के एरिया मालूम है, और एरिया को जो रेन गेज कवर कर रहा है वो रेन गेज की वैल्यू भी मालूम है हमें। तो सिंपली हम क्या करेंगे? वेटेड मीन निकालेंगे इसका, और वही हमारा एवरेज रेनफॉल होगा। तो इसका एवरेज रेनफॉल क्या होगा? अगर मैं इस एग्जांपल में चलता हूं तो मैं क्या करूंगा? देखो 105 को गुणा करूंगा एरिया से, तो 105 इंटू में A2 प्लस में जो भी इसका आ रहा है, मान लो ये 120 आ रहा है, 120 इंटू में A3, इस तरह से करके, और फिर क्या करूंगा? कंप्लीट एरिया का भाग दे दूंगा। इस तरह से अपन निकालेंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं P एवरेज। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? देखो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, P एवरेज, ध्यान से देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। P एवरेज बराबर ये वाला रेनफॉल इनटू में एरिया। ये रेनफॉल क्या है, कैसे आई थी? 105, इन दोनों के एवरेज से आई थी। तो क्या किया है मैंने? P1 प्लस P2/2, ये तो एवरेज आ गई, मतलब 105 इनटू में एरिया, ठीक है।
मैं इसको A1 लिख देता हूँ, इस एरिया को मान लो A1 मान लिया मैंने, ये इसको हटाओ, इसको मैंने A1 मान लिया, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ये हो गया ये। प्लस में ऐसे जो भी आगे आएंगे प्लस में P2 प्लस P3/2 इंटू में A2, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, टोटल एरिया, मतलब A1 प्लस A2 प्लस, इस तरह से हम एरिया जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब समेशन के रूप में हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे, पी एवरेज बराबर समेशन, इन सबका ये जुड़ता चला जा रहा ना ऐसे, समेशन किसका समेशन है ये, P1 प्लस P2/2 इंटू में A1, इसका समेशन अपॉन में समेशन A। अब देखो आपको ये जो है फॉर्मूला थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ये पता नहीं क्या फॉर्मूला है इतना बड़ा सा, ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो दो हमारे आइसोहाइट हैं उन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Px आ जाएगा, और उस एवरेज को हम गुणा करेंगे एरिया से। ऐसे अगले वाले का प्रेसिपिटेशन इनटू एरिया, अगले वाले का प्रेसिपिटेशन इनटू एरिया अपॉन में टोटल एरिया, ऐसे करना है। तो ऐसे हम इन आइसोहाइट्स का यूज करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली लिखवाता हूं तो आप ना तो याद कर पाते और आपको समझ भी नहीं आता, तो आपको रटना नहीं है। देखो इस तरह से अपन को करना है। मैं एक क्वेश्चन भी करवाता हूं, उसके बाद फिर अपन इनके बारे में। तो आइसोहाइट मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, आइसोहाइट मेथड में हम कंप्लीट एरिया को आइसोहाइट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें आप एक दो लाइन लिख सकते। इस मेथड का यूज कहां पर किया जाता है, इस मेथड को वहां पर करेंगे अपन जहां पर नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जहां पर नंबर ऑफ रेन गेजेस ज्यादा होंगे वहां पर अपन इस मेथड का यूज करेंगे। ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा होंगे ना वहां पर आइसोहाइट्स के, देखो ये ज्यादा है, आइसोहाइट्स के मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी, और आइसोहाइट्स बन गए तो ये मेथड बहुत सिंपल है और बहुत एक्यूरेट मेथड है। तो आप इसमें एक लाइन जरूर लिख लेंगे आइसोहाइट मेथड के अंदर कि इस मेथड का यूज वहां किया जाता है, या फिर यह मेथड वहां बेस्ट होता है जहां नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद आप ये फॉर्मूला वगैरह उतार लेंगे। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट एवरेज रेनफॉल ऑफ कैचमेंट एरिया having 45 centimeter and 55 centimeter isoheight covered with 100 kilometer square area and 55 centimeter and 65 centimeter isoheight covered with 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सॉल्यूशन क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट एवरेज रेनफॉल ऑफ ए कैचमेंट एरिया हैविंग 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर आइसोहाइट कवर्ड विद 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब दो आइसोहाइट है ये, एक तो है 45 सेंटीमीटर और एक है 55 सेंटीमीटर। एरिया कितना है 100 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या है एंड 55
55 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर आइसो हाइट, 55 और 65, ये हो गया 55 और 65, इसके बीच का एरिया कितना है 250 किलोमीटर का है। तो क्या करना है इसका भाई, अपन को एवरेज रेनफॉल निकालना। अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे, ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सिंपली कि इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, इन दोनों का एवरेज रेनफॉल निकालनी है। और रेनफॉल इनटू में एरिया, रेनफॉल इनटू में एरिया अपॉन में टोटल एरिया, आंसर निकल जाए। तो एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 45 और 55 का एवरेज 45 प्लस 55 बटे 2 करेंगे अपन, तो 45 प्लस 55 बटे 2 कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और 55 और 65 का कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, ये एवरेज हो गया। अब मैं इसका निकाल देता हूँ आंसर, तो क्या आ जाएगा हमारा पी एवरेज बराबर, इसको मैं पहले कंप्लीट लिख देता हूँ जिससे आप फॉर्मूले से भी कंपैरिजन कर पाओ। तो क्या करेंगे हम 45 प्लस 55 बटे 2 इंटू में एरिया, एरिया कौन सा आएगा 100 आएगा, ठीक है। प्लस में क्या किया हमने 55 प्लस 65 बटे 2 इंटू में एरिया कितना है 250, ठीक, अपॉन में, एक सेकेंड इसको 150 करते हैं, 150 किलोमीटर इसका है, 150 लिख लेना भाई इसको। ये आपका क्वेश्चन है बुक का एक, वो मेरे को याद था इसलिए इसी को करवाते हैं सॉल्व, जिससे मैं वहाँ पर उस क्वेश्चन को रिपीट दोबारा। 100 प्लस 250, टोटल एरिया कितना है 100 प्लस 150, तो पी एवरेज बराबर 45 प्लस 55 बटे 2 कितना आ गया 50 इंटू में 100 प्लस ये कितना आ गया हमारा 60 इंटू में 150 अपॉन में 250, ये कितना हो गया 5000 प्लस 9000, 14000 बटे 250, कितना आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर आ गया एवरेज। आप मेरे को ये बताओ, आप ऐसे करोगे क्या इसको? अरे भाई बिल्कुल नहीं करना ऐसे, ऐसे करने बैठ गए ना तो जो आपके साथी हैं उस एग्ज़ाम हॉल में वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर उनको ये आंसर आता है। एग्ज़ाम रूम में ना अगर कुछ काम की चीज़ है तो वो है केवल टाइमिंग और कुछ नहीं, वहाँ पर केवल टाइमिंग रहती है। सबको पता है अगर मैं आपको पेपर दे दूँ, कह दूँ भाई इसको कर लाओ, सरकार दे रही पेपर इसको कर लाओ 2-3 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सारे क्वेश्चंस कर देंगे। टाइमिंग की बात है, वहाँ पर हमारा दिमाग ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं टाइम को, तो बहुत कम से कम टाइम आपको लगाना है। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान था ये कॉपी पेन भी नहीं उठाना, आपको देखना है बस कि इन दोनों का एवरेज लेना था, एवरेज रेनफॉल इनटू में एरिया प्लस रेनफॉल इनटू में एरिया अपॉन में टोटल एरिया, यही करना है तीनों मेथड में। करना क्या है इसके अलावा, तो रेनफॉल क्या होगी एवरेज, एवरेज कितनी है 45-55 का 50 गुणा में 100 करोगे 5000 और क्या करोगे 60, इन दोनों का एवरेज 60 गुणा में 150 करोगे कितना हो गया 9000 प्लस 5000 कितना हो गया 14000 बटे 250, 25 का भाग दे दो कितना जाता है 4 बार जाता है, एक 100 के अंदर 25 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार, 14 में कितनी हो जाएगा 56, 14 चौक 56 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन निकालेंगे, बात क्लियर है। तो नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। अब देखो अपन नोट में लिख लेंगे इन सभी चीजों को जो मैंने आपको बताया ना अभी, उन सभी चीजों को अपन नोट में लिख लेंगे। सबसे पहले नोट नंबर 1 डालकर आप लिखेंगे आइसो हाइट के बारे में, आइसो हाइट। सबसे पहले नोट डालकर आप लिखेंगे आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या होता है, तो नोट में लिखेंगे इन तीनों चीज़ों को। नोट नंबर 1 उसमें लिखेंगे आइसो हाइट के बारे में। क्या है आइसो हाइट, सेम रेनफॉल लिख देंगे आप इसमें एक लाइन, सेम रेनफॉल वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है। सेम रेनफॉल वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है। ऐसी एक वर्ड आता है आइसोप्लिथ, इसका मतलब क्या है भाई आइसोप्लिथ। आइसोप्लिथ क्या होता है, आइसोप्लिथ क्या है भाई, ये तो सेम हाइट वाले सेम रेनफॉल वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। ऐसी जो हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन हमने वर्ड पढ़ा था, इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में 3-4 बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, कंजम्पटिव यूज इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो सेम इवेपोट्रांसपिरेशन वाले जो भी पॉइंट हैं, मान लो इन सभी पॉइंट पर सेम इवेपोट्रांस, तो ये एक लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन क्या कहलाई हमारी आइसोप्लिथ। तो आइसोप्लिथ क्या होती है,
सेम इवेपोट्रांसपिरेशन, सेम इवेपोट्रांसपिरेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा आइसोप्लिथ कहलाती है। लिख लिया भाई। उसके बाद तीसरा लिखेंगे आइसोक्रोन। आइसोक्रोन क्या होता है पहले समझा देता हूं। ये हमारा कंप्लीट कैचमेंट एरिया था जहां से पानी मिल रहा था, और यहां पर हमारा वो पॉइंट है जहां पर हम मेजर कर रहे हैं। भाई ये पूरे पूरे पहाड़ से पानी आ रहा था, तो ये छोटे छोटे से चैनल्स, स्ट्रीम्स के रूप में नीचे आएगा पानी, और ये सारे जो चैनल हैं झरने के रूप में छोटे छोटे चैनल हैं, वो क्या करेंगे ये बीच से एक नदी में मिल जाएंगे ये यूं। फिर क्या हो जाएगी, एक स्ट्रीम बिल्कुल नीचे जो इनका बॉटम, वहां से एक स्ट्रीम चलेगी यूं, और वहां से पानी बहे। मतलब इस पूरे पूरे कैचमेंट का जो पानी है ऐसे ऊपर से आएगा पहाड़ से यूं, छोटे छोटे से, किसके रूप में, दोनों तरफ पहाड़ है यूं, तो यहां से पानी यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, और ये पूरा पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे क्या है, एक रिवर बन जाएगी, एक स्ट्रीम बन जाएगी, एक चैनल बन जाएगा। तो ये चैनल बन चुका है। ये वाला वो पॉइंट है जहां पर हम ज्ञात कर रहे हैं कि भाई इसमें पानी की डेप्थ कितनी, कितना पानी आ रहा है। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, आउटलेट पॉइंट। इसको हमने क्या बोल दिया, आउटलेट पॉइंट है ये। तो इस आउटलेट पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं कितना पानी आया, कितना नहीं आया। अब कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि यहां से पानी चला था 12 बजे, और आउटलेट पर ये पानी कितनी देर में, ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये कंप्लीट एरिया हमारा क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया, जितने से पानी हमको मिल रहा है। 12 बजे चला था यहां से पानी, और यहां पर कब पहुंचा, ये पहुंचा 12:30, मतलब आधे घंटे में। ऐसे ही एक यहां से भी जो पानी चला था ना इस वाले पॉइंट से, वो भी कितनी देर में पहुंच रहा है, 30 मिनट में। यहां से चला था वो भी 30 मिनट। मैं इन तीनों पॉइंट को मिला दूं तो जो लाइन बनी है, इन तीनों पॉइंट को मिलाने पर, इन तीनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनी है, ये लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी आइसोक्रोन। तो आइसोक्रोन की डेफिनेशन क्या होगी भाई, आइसोक्रोन की डेफिनेशन वो होगी, समझेंगे, आउटलेट पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसोक्रोन। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, आउटलेट पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोक्रोन कहलाती है। यह वर्ड भी आइसो से रिलेटेड था और अपने हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर नोट में लिखवा दिया। तो अपने 3 है, आइसोहाइट, आइसोप्लिथ और आइसोक्रोन। आइसोहाइट क्या है, सेम रेनफॉल वाले पॉइंट। आइसोप्लिथ क्या है, सेम इवेपोट्रांसपिरेशन वाले पॉइंट। और आइसोक्रोन क्या है, आउटलेट पर सेम टाइम में पहुंचने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो ये हमारे तीनों चीजें थी। इसके बाद अब हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये हमारा रेनफॉल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हाइड्रोलॉजी जो अपना यूनिट चल रही है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा रेनफॉल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, अब हम अगला जो टॉपिक देखते हैं वो कौन सा, हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में बताता हूँ। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या है, मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बताया था, वही है सिंपल वे में इवेपोरेशन। कोई बारिश हुई, बारिश होकर के ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये वाटर बॉडी है, मतलब यहाँ ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारी रिवर है या झरना है, झील है, नदी है, कुछ भी चीज़ है, मतलब पानी यहाँ पर पहले से मौजूद था। बारिश हुई तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, बस इतना सा होगा, और कुछ तो होना नहीं है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया भी क्या हमारा भीगा पड़ा है, बारिश होगी तो भीगेगा नहीं, भीगा। लेकिन आपने देखा भीगने के बाद में बारिश बंद हो गई, लेकिन ये फिर भी भीगा भीगा सा रहता है, सूख थोड़ी जाता है बारिश खत्म होती। 12 बजे से 1 बजे तक बारिश हुई और 1 बजे बारिश खत्म होती सूख गया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होता है, 1-2 दिन बाद, लेकिन 2-4 दिन बाद वो सूख जाता है। क्यों सूख गया वो सूखा है किसके कारण, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का किसी भी सरफेस से वाष्प के रूप में, वाष्प बन जाना, ठीक है, वाष्प बन जाना है, फिर वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में मिल जाना, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। किसी भी सरफेस से, बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, किसी। तो ये हमारा कौन सरफेस था, ये हमारा पानी का सरफेस था, वेट सरफेस। यहां से भी पानी उड़ रहा है, इसे भी क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। और ये जो लैंड है, जमीन है, जमीन से भी पानी के रूप में, पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है, उसे भी क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। अब बात आती है क्या इवेपोरेशन के, और एक है हमारा, देखो आप इसको नहीं कह सकते हम इवेपोरेशन। ये हमारा पेड़ था, यहां से पत्तियों से पानी निकला बाहर, इसकी जो पत्तियां थी, जो लीव्स थी,
उन लीफ से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो इवेपोरेशन नहीं कहलाएगा भाई। वो बात अलग है कि क्या हुआ, बारिश हुई, ये पेड़ भीग गया, ये पेड़ भीग गया तो मतलब बारिश, पानी कहाँ से आया, ऊपर से इन पत्तियों पर आया है, वो पानी उड़ रहा है, तो वो पानी तो इवेपोरेशन कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बारिश कुछ नहीं हो रही, या फिर बारिश हो भी रही है, लेकिन पानी कैसे निकला है, ये जड़ों से पेड़ ने पानी लिया, जड़ों से तने में गया, तने से जो अंदर है तना वहाँ पर गया पानी, वहाँ से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के कारण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में नीचे से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ऊपर से प्रकाश ले रहे हैं, इसने भोजन बनाया, भोजन बनाने के दौरान इसने अपनी पत्तियों से पानी को इस क्रिया के दौरान बाहर निकाला, इस तरह से। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, उसको इवेपोरेशन नहीं कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं हो, किसी भी सरफेस का मतलब मैंने पेड़ नहीं बोल दिया, पेड़ के अलावा किसी भी सरफेस से, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के सरफेस से जो भीग गई थी बिल्डिंग, वो उसके बाद में सूख गई, कैसे सूख गई, इवेपोरेशन के कारण। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल गया। तो किसी भी सरफेस से पानी का वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाना इवेपोरेशन कहलाता है। अब बात आती है इवेपोरेशन किस पर निर्भर करता है, इवेपोरेशन किस चीज पर निर्भर करता है। तो इवेपोरेशन हमारा काफी सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। मैं लिखता हूं यहां पे फैक्टर्स, तो अपनी जो हेडिंग है इसमें वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इवेपोरेशन को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे जो पहला है इसमें वो कौन सा है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। किन किन चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अगर एक तो एरिया है छोटा सा, एक एरिया है बड़ा, किससे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यहां पर पानी कम है, सरफेस कम है तो कम इवेपोरेशन होगा। यहां पर ज्यादा सरफेस है, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कहां पर, टॉप पर, टॉप पर मतलब एयर के कांटेक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इतनी सी बात है। तो ये हमारे इवेपोरेशन की छोटी, तो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर बिल्कुल करता है। तो मैं आपको कहानी ना लिखवा करके आपको याद करने के तरीके से शॉर्ट में बताऊंगा कि किस पर निर्भर कैसे करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब देखो इससे दो फायदे, एक तो हमको ये नहीं लिखना पड़ा कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, ठीक है, और एक हमें क्या नहीं लिखना पड़ा कि सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ता है और घटने के साथ साथ घटता है। हमें एक ही इसमें समझ में आ गया, क्या, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया पर निर्भर भी कर रहा है और सरफेस एरिया के बढ़ने पर बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। दूसरी बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का हमारा क्या है प्रभाव, कि टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो इवेपोरेशन है केवल दिन दिन में होगा, रात को नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार हम गीले कपड़े घर के अंदर सुखा कमरे में डाल देते हैं, चाहे पंखा ना भी चल रहा हो तब भी सुबह तक थोड़ा बहुत तो उसमें से सूखापन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गीला, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें से हट चुका है। कैसे हुआ वो, जबकि रात हो रही है। रात हो रही है तो मतलब रात में तो होना नहीं चाहिए था, सूरज नहीं उग रहा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवेपोरेशन हमारा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर कितना मॉइस्चर है और एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करता है। देखो ऐसे समझेंगे आप, नीचे पानी जो है ज्यादा था, ये हमारा एक सरफेस है, कोई भी मान लो कपड़ा है, ठीक है, मैं कपड़े की बात कर रही हूँ, कोई कपड़ा है एक भीगा पड़ा है, मैंने इसको पटक दिया ऐसे ही कमरे में। अब बाहर क्या है, बाहर तो नमी नहीं है, बाहर सूखा है बिल्कुल, अंदर नमी। तो बैलेंस बनाती प्रकृति, क्या करती, बैलेंस बनाती। तो बैलेंस कैसे बनेगा कि ये नमी इसको दे, एटमॉस्फेयर को ये नमी देगा। अब आप बताइए एटमॉस्फेयर को नमी कितनी देगा कि ये बैलेंस हो जाए, हो ही नहीं सकता। कंप्लीट पूरी नमी दे देगा तब जाके बैलेंस होगा। क्यों, जब पूरी नमी दे देगा तो ये भी सूखा, ये भी सूखा, बात खत्म। बात समझ में आई, तब जाकर के क्या हो गया, ये सूख चुका है। अब क्या होगा हमारे, मान लो बाहर जो नमी थी वो थी हमारी 10%, तब भी क्या होगा, यहां से मॉइस्चर उड़ेगा। कैसे उड़ेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, यूं
बाहर एटमॉस्फेयर में कब तक, जब तक इसको कितना दे देगा 10%, 10% देते ही बाहर 20%, अंदर 20%, मतलब कपड़ा अभी सूखा है, सर्दियों के दिन की बात है ये, बात क्लियर है, सॉरी कपड़ा अभी भी गीला है, 20% मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद है। तो ये थ्योरी आपको थोड़ी समझ में आई कि किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से संबंधित, कि इसके सापेक्ष कितनी है, तो इसके सापेक्ष कितनी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर ये बिल्कुल सूखा पड़ा है तो जल्दी सूख जाएगा, अगर बाहर नमी है अंदर भी नमी है, डिफरेंस ज्यादा है तो लेट। तो ये सूखने का कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो डिपेंड किस पर करता है, ह्यूमिडिटी पर। तो ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। अब बात आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं आपसे, तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की कैसे समानुपाती होगा कि टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा कम होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, आपने देखा होगा भाई पानी वाष्प में कैसे तब्दील होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो गया ऐसा कि वो भाप में बदल गया, अरे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, टूट करके लूज होगा, लूज होकर के वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और किस चीज पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है हमारे किस पर, वेपर प्रेशर, और एक होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक होता है हमारा विंड स्पीड। अब बात आती है, अगर मैं बात करता हूं आपसे विंड स्पीड की, इवेपोरेशन और विंड स्पीड में क्या रिलेशनशिप होगी। विंड स्पीड, ये हमारा सरफेस था जिसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारी हवाएं चल रही हैं ऐसे, ठीक है। तो विंड की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इवेपोरेशन कम होगा ज्यादा होगा। भाई सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ऊपर बाहर निकलने के लिए। क्यों, अंदर से वेपर प्रेशर लग रहा है, वो उस प्रेशर के कारण ये एटमॉस्फेयर में भेजेंगे। ये एटमॉस्फेयर में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई एयर नहीं चल रही, जब ये एटमॉस्फेयर से हटेंगे तभी तो दूसरे पार्टिकल ऊपर आएंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही ये सरफेस पर आए इनको हवा ले गई, उड़ा के हवा ले गई, तो यहां कुछ नहीं है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल आएगा, इसको भी ले गई, फिर नीचे वाला आएगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हवा की, उन मॉलिक्यूल्स को भी जल्दी जल्दी हटाती जाएगी, और जैसे ये जल्दी जल्दी हटते जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल सरफेस पे उतने ही जल्दी आ पाएंगे। जब तक यही नहीं हटेगा तब तक नीचे वाला कैसे आएगा। इसका मतलब क्या है, विंड स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो विंड स्पीड के साथ भी इवेपोरेशन क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद में अगर बात करता हूं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर से भी आपको समझ में आया होगा कि जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, ये कंटेनर था, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर ये इसको पुश करेंगे तो क्या होगा उस वाले केस में, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने पर हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं आपसे किस चीज की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका क्या संबंध होगा। कभी आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा कि प्रेशर से क्या संबंध है इसका, या तो वेपर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात करता हूं आपसे, इवेपोरेशन जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या संबंध होगा इसका। देखो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप सरफेस है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उस सरफेस पर, वो तो ऊपर से प्रेशर अगर बढ़ेगा तो नीचे वाला पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल ऊपर आने से क्या है, लेट आ पाएंगे, उसके ऊपर से दबाव लग रहा है यूं, तो क्या होगा, ये ऊपर से दबाव लगाओगे ये पार्टिकल्स ऊपर जल्दी आ पाएंगे, बाहर लेट आ पाएंगे, मतलब इवेपोरेशन क्या हो गया, घट गया। तो जैसे जैसे आप ये वाला दबाव बढ़ाओगे, मतलब क्या बढ़ाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इवेपोरेशन घटेगा। मतलब यहां पर क्या आएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इससे समझ में आ गया आपको,
तो ये 1 में एटमॉस्फेरिक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, और अगर ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। उल्टा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्स को अपन कैसे दिखाते हैं 1 के रूप में, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। अब अगर मैं बात करता हूं, एक चीज और रह गई, इवेपोरेशन। और किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो इवेपोरेशन जो होता है हमारा, वो डिजोल्व जो सॉल्ट है, अगर किसी में सॉल्ट मौजूद है पानी में तो उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, या जिसमें नहीं है उसका ज़्यादा हो। एक तो हमारा सी वाटर है, सी वाटर में क्या है सॉल्ट्स मौजूद हैं, और एक है फ्रेश वाटर, उसमें सॉल्ट मौजूद नहीं है। किसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? अगर मैं सरफेस एरिया समान रख दूं दोनों का, तो किसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा होगा इवेपोरेशन किसका? फ्रेश वाटर का। फ्रेश का क्यों होगा ज़्यादा? फ्रेश वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि भाई जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट मौजूद है, NaCl, KCl, कोई ना कोई सॉल्ट मौजूद है। वो सॉल्ट क्या है, घुले हुए हैं। उनमें से कुछ सॉल्ट क्या है उस सरफेस एरिया पर आ जाएंगे, ऐसे आगे सरफेस एरिया पर भी सॉल्ट। जब ये सरफेस एरिया पर आ चुके हैं, तो जब इनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो भाई सॉल्ट थोड़ी उड़ता है ऊपर। जब आप पानी को, किसी पानी में आपने सॉल्ट घोल दिया, घोल करके आप उसको गर्म किए जा रहे हो, और एक टाइम पर क्या हो गया, वो बहुत उसका टेम्परेचर हाई हो गया, सारा का सारा पानी उड़ गया। नीचे क्या रह जाता है? नमक रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, NaCl रह गया हमारा। और भी वो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स का मतलब नमक ही नहीं है, KCl भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ये था कि जो टोटल जो सरफेस एरिया था उसका कुछ परसेंट एरिया किसने घेर लिया? सॉल्ट्स ने घेर लिया, जहां पर डिजोल्व सॉल्ट मौजूद है। मान लो इसका एरिया था 100% और इसका कितना था 80%, तो सरफेस एरिया था टोटल, और 20% किसने घेरा हुआ है? सॉल्ट ने। तो इसमें केवल जो इवेपोरेशन होगा कितने परसेंट एरिया से होगा? ओनली 80% से होगा। और इसमें कितने से होगा? पूरे के पूरे 100% से होगा। तो किस में हो रहा है इवेपोरेशन कम? वो हो रहा है सी वाटर में, मतलब जिसके अंदर सॉल्ट्स घुले हुए हैं। तो मैं इसको कैसे दर्शाऊंगा कि सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा। तो डिजोल्व सॉल्ट्स के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो फिर इवेपोरेशन घटेगा, और घटेगी तो ये बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा डिजोल्व सॉल्ट पर आधारित। तो ये हमारे कुछ चीज़ें थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आपसे कुछ भी पूछता है किस पर निर्भर करता है, नहीं करता है तो कैसे करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या, तो आप इनमें से बता सकते हो देख करके। आपको बहुत शॉर्ट में याद रखने में बहुत ही आसान है ये, ठीक। तो ये आपका था इवेपोरेशन। इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इवेपोरेशन के अंदर ही। तो इवेपोरेशन में हमने एक टॉपिक देखा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब सेकंड देखते हैं हम इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को मेजर कैसे किया जाए, कैसे आप इसको ज्ञात करोगे। तो इवेपोरेशन को ज्ञात करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है हमारा क्लास A इवेपोरेशन पैन मेथड। इवेपोरेशन को मेजर करने के जो हमारे मेथड्स हैं, सबसे पहला मैं आपको लिखता हूं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। तो मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन में लिखते हैं हम क्या है। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा क्लास A इवेपोरेशन पैन मेथड। क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते। इनके अंदर हम एक कंटेनर लेते हैं, एक पैन लेते हैं। पैन का मतलब पतीला होता है एक तरह से। वो हमने पैन ले लिया, कंटेनर ले लिया, वो अलग अलग उसका बनाया था, कॉपर का भी होता है, GI शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का भी होता है। तो हमने पतीला ले लिया, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसको लेकर के हमने किस में रख दिया, उसमें हमने पानी को रख दिया। हमें इस झील का इवेपोरेशन देखना है, इस झील से पानी को भरा पतीले में, उसको वहां रख दिया, और उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, गिलास को लगा दिया, कांच लगा दिया। उसको हमने एक टेम्परेचर पर उसको रख दिया। अब उसमें से क्या पानी उड़ेगा, उड़ करके क्या होगा, कहां पर जाएगा, गिलास से टकराएगा और वहां पर जम जाएगा। किसके रूप में, बूंद के रूप में। तो 1 लीटर पानी डाला था हमने पैन में। एक में से क्या है, पहले हमने नाप लिया था 1 लीटर था, बाद में फिर हमने पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमने उसको दोबारा से नापा, तो उसमें पानी कितना रहा, पानी रहा मात्र उसके अंदर कितना, 900 ml, मतलब 100 ml उसमें उड़ चुका है।
उड़ चुका है, मतलब कितना इवेपोरेशन हुआ है इसमें 100 ml, मतलब परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो 10% इवेपोरेशन हुआ है। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पेन है, इनके साइजेस। तो देखो ये यूएस में इसका यूज़ होता है। इसमें जो पेन लिया जाता है उसका साइज क्या होता है, डायामीटर तो होता है, मैं लिखता हूँ पेन साइज में एक तो डायमीटर आ गया और एक आ गई डेप्थ या फिर हाइट। तो डायमीटर जो होता है इसका वो होता है 210 mm और इसकी डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ होती है 255 mm। तो क्लास ए इवेपोरेशन पेन मेथड में एक पेन लिया जाता है जिसका साइज इस प्रकार है, डायमीटर ये है और उसका डेप्थ 255 mm होती है। ठीक है, ये जीआई शीट का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का होता है, उसका बना हुआ होता है पेन। ये था हमारा क्लास ए इवेपोरेशन पेन। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है हमारा, आईएसआई इवेपोरेशन पेन मेथड। सेम प्रोसीजर, बस अंतर क्या कर दिया आईएस कोड ने, इतना सा अंतर कर दिया, पेन चेंज कर दिया, कॉपर का बना दिया और उसका साइज चेंज कर दिया। ये भी आपको याद रखना है, पेन साइज मतलब उसका डायामीटर चेंज किया है यहां पर, बस डेप्थ चेंज नहीं की, 255 mm रहने दी, बस उसका जो डायमीटर कितना कर दिया 1220। कॉपर शीट का बना होता है, पेन साइज डायमीटर 1220 mm और इसकी डेप्थ कितनी ली है 255 mm। सेम चीज करेंगे। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा जो मेथड है हमारा वो है कोलोरेडो संकन मेथड। ये भी कुछ ऐसा ही मेथड है इसमें, लेकिन हम थोड़ी बहुत इक्वेशंस का यूज करते हैं जिसकी सहायता से अपन निकालते हैं। यहां पर जो कंटेनर लिया जाता है उस कंटेनर का साइज इनसे डिफरेंट होता है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको लिखवा देता हूं। जो इसमें कंटेनर जो हम यूज करते हैं ना कोलोरेडो संकन मेथड में, उसका साइज देखो कैसा होता है। कंटेनर जो साइज है वो कैसा होता है, कंटेनर साइज कैसा होता है हमारा, इसकी जो सरफेस एरिया है वो होता है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर और डेप्थ कितनी होती है, इस वैल्यू का हाफ है, ऐसे याद रखना है आपको। ये इसका हाफ मत कर देना, कभी सोचो कि 92 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल के कर दे, इस वैल्यू का बस याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, 46 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या होता है, कंटेनर का साइज होता है जो अपन यूज करते हैं कोलोरेडो संकन मेथड में। क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो 1 लाइन क्वेश्चन बने हुए हैं। कोलोरेडो संकन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी इवेपोट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी कंजम्पटिव यूज, ऑप्शन डी इवेपोरेशन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, मैंने आपको बताया आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसने पूछा है कोलोरेडो संकन मेथड से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इन चारों में बेस्ट क्या है हमारा, इवेपोरेशन, ओनली इवेपोरेशन। तो कोलोरेडो संकन मेथड की ये कुछ चीजें थी। कंटेनर का साइज ये होता है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो हमारा उसकी डेप्थ है वो होती है 46 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक इस तरह से हम मेजर करते हैं तीनों मेथड के द्वारा। अब देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये तो हमारा पेन है जो मैं ऊपर से देख रहा हूं, कोई सा मान लो, इंडियन वाला मान लो 1220 है, ठीक। और एक क्या है, लेक है, झील है, ये झील इस तरह से। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये पेन है और ये क्या है, लेक। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पेन का इवेपोरेशन ज्यादा होगा या फिर लेक का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। तो सबके माइंड में क्या आ रहा होगा कि लेक का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यही तो आ रहा होगा कि किसका ज्यादा होगा, लेक का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अरे भाई कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे जहां पर दो कंपैरिजन करवा रहा है, तो कंपैरिजन तो आप तब कर पाओगे ना जब उसका क्या समान हो, बेस समान हो, आधार समान हो। आधार ही नहीं बोला मैंने, तो जब तक आप उसका बेस समान नहीं करोगे तब तक आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। समझ में आई कि बात नहीं है। तो देखो
ये है 1220 और ये है तो आप क्या करोगे, इस लेक का पर्टिकुलर यही है, आपने इस लेक के अंदर ये एरिया, ये मैंने बता दिया आपको, इसका भी कितना एरिया होगा 1220 है। अब बताओ इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इसमें होगा ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, अरे इसमें जो आप पानी लोगे, इसमें से जो आपने सरफेस एरिया दी, यहाँ पर अलगे वगैरह या और कोई हमारी वेजिटेशन है उसकी मात्रा बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पर अलगे वेजिटेशन इसकी मात्रा क्या होगी, इसी एरिया में ज़्यादा मिलेगी। तो जिस मतलब वही वाला केस हो गया जैसे डिजॉल्व सॉल्ट मौजूद थे कि टोटल जो इवेपोरेशन के लिए जितना सरफेस एरिया मिल रहा है 80% मिल पा रहा है, तो इसमें क्या है जो इवेपोरेशन के लिए जो फ्री सरफेस है वो क्या है कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए इसके अंदर इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम तो क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम तो पेन से ज्ञात कर रहे हैं, हम तो पेन का इवेपोरेशन निकाल रहे हैं। इसका कैसे निकालें, मैंने जो आपको बताया वो तो मैंने पेन का बताया था 10%, मैंने इसका थोड़ी बताया था। तो फिर मैं किस तरह से ज्ञात करूंगा, लेक का कैसे ज्ञात करूंगा, तो लेक की वैल्यू पेन की ही कुछ परसेंट मानी जाती है। कितनी परसेंट मानी जाती है, देखो अगर आप पहले मेथड का यूज कर रहे हो, अगर आप पहले मेथड मतलब क्लास ए इवेपोरेशन पेन मेथड का यूज कर रहे हो, तब तो वैल्यू मानी जाती है जितना भी पेन में हुआ है ना उसकी 70% मानी जाती है, ठीक है। और अगर आप दूसरे मेथड का कर रहे हो तो 80% मानी जाती है, और तीसरे का यूज कर रहे हो मतलब कोलोराडो संकर मेथड का यूज कर रहे हो तो 78% मानी जाती है। तो मैं आपको लिख देता हूं कि लेक का इवेपोरेशन क्या होगा, बराबर Cp इंटू में पेन इवेपोरेशन, ये होता है फॉर्मूला। यहां पर Cp क्या होता है, वेयर Cp क्या है, पेन कॉफिशिएंट। इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट में लिखेंगे, Cp की वैल्यूज, Cp की वैल्यूज पहला है क्लास ए इवेपोरेशन पेन ISI पेन कोलोराडो संकर। तो देखो Cp की वैल्यू इसके लिए होती है 0.7, 0.8, 0.7, 0.7, 0.8, 0.78, इसलिए मैंने मेथड्स को इस सीरियल में लिखे हैं। तो देखो जो भी पेन की वैल्यू थी, पेन इवेपोरेशन की, अगर आप पहले मेथड का यूज कर रहे हो तो Cp की वैल्यू कितनी है 0.7, मतलब कितना परसेंट है इसका 70%। दूसरे मेथड का यूज कर रहे हो तो 0.8 मतलब 80%, तीसरे का यूज कर रहे हो 0.78। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ISI वाले की 0.8%। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन क्या कि लेक इवेपोरेशन ज्यादा होता है या फिर पेन, कौन सा ज्यादा होता है, पेन, कितना परसेंट होता है ये बता देंगे, कोएफिशिएंट के रूप में पूछ रहा है तो भी बता देंगे, इसको उतार लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद इवेपोरेशन में ही, इवेपोरेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रिवेंशन मतलब इवेपोरेशन की रोकथाम। रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम इसकी, भाई रोकथाम को कैसे करोगे आप, या तो सरफेस एरिया घटा दो। सरफेस एरिया तो हमारे बस की बात नहीं घटाना, समुद्र का एरिया आप कैसे घटा दोगे, आपने कोई रिजर्वायर बनाया उसका सरफेस एरिया घटा दोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा मेथड क्या है, सरफेस के ऊपर हम एक ऐसा केमिकल डालते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, प्रिवेंशन ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस के ऊपर हम एक ऐसा केमिकल डालते हैं कि वो एक पतली लेयर बना देता है, टॉप सरफेस पर पतली लेयर बना देता है, ये लेयर बना दी, ठीक है। इसके ऊपर हमने केमिकल डाला तो उस केमिकल ने क्या किया, एक लेयर बना दी टॉप पर। टॉप पर लेयर बनाने से क्या हुआ कि जो हमारे पार्टिकल थे ये ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ऊपर नहीं जा पा रहे, क्यों, क्योंकि जो लेयर है जैसे ऊपर की तो लेयर भी ऐसे हो गई, ऐसे बेंड हो गई, इसका जो फोर्स है नीचे जो लग रहा है वेपर प्रेशर वो क्या है, कम है, वो इस लेयर के बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रहा। किसी पार्टिकल ने तोड़ दिया तो वो बाहर चला जाएगा, सभी थोड़ी तोड़ पाएंगे, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली वो जो हमारा इवेपोरेशन है वो कम हो चुका है। जैसे कैरोसिन आपने देखो तेल वगैरह पानी में पड़ जाता है तो आपने एक रंग बिरंगी सी लेयर बन जाती है, ऐसी लेयर बन जाती है। तो वो कौन सी लेयर होती है, कौन से केमिकल का यूज करते हैं हम, हमारे पास दो केमिकल होते हैं,
पहला केमिकल है, नाम इंपॉर्टेंट है, पहला जो केमिकल है जो यूज करते हैं वो होता है हेक्साडेकेनॉल। देखो भाई नाम क्या उसका, हेक्साडेकेनॉल। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सेटाइल अल्कोहल। और दूसरा कौन सा हमारा, ऑक्टाडेकेनॉल, स्टीराइल अल्कोहल। WRD 2016 डिग्री में क्वेश्चन आया था, सॉरी डिप्लोमा में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन कि इवेपोरेशन का हम कैसे रोक सकते हैं। 4 नाम थे अलग अलग, उनमें से एक नाम था क्या हमारा, हेक्साडेकेनॉल या सेटाइल अल्कोहल। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारी किस चीज़ की बात है, ये थी हमारी इवेपोरेशन की बातें। इवेपोरेशन के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ वो क्या है। तो हम 2 चीज़ पढ़ चुके, रेनफॉल पढ़ लिया हमने, इवेपोरेशन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में 1-2 लाइन लिखनी है वैसे आपको, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के दौरान या फिर अपने जो पौधे होते हैं अपने भोजन बनाने के दौरान अपनी पत्तियों से पानी को बाहर निकालते हैं। तो एक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी पत्तियों से निकलकर भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी पेड़ पौधों की पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है इसको आप कैसे ज्ञात करते हो, तो वही चीज़ हमको लिखनी है केवल नोट के रूप में। ट्रांसपिरेशन को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन मैंने बता दिया आपको क्या होता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पानी नीचे से आएगा और फिर इन पत्तियों तक पहुँचेगा, ये न्यूट्रिएंट लेंगी और ये अपनी पत्तियों से पानी को बाहर निकाल देंगी। जैसे ही पत्तियों से पानी बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। ये जो प्रोसेस था पत्तियों से पानी के बाहर निकलकर भाप बन के उड़ जाने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये पेड़ की बात थी, पौधों की भी बात थी, लेकिन कुछ जगह क्या थे, छोटे छोटे पौधे थे, जैसे गेहूं या धान की फसल है तो वहां पर पत्तियों से ही पानी बाहर निकल रहा है और ये जो है पत्तियों से तो निकल रहा है एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब क्या कहला रहा है वो हमारा ट्रांसपिरेशन कहला रहा है। ठीक, और जो हमारी लैंड है मतलब जो हमारी जमीन है वहां से भी पानी निकल रहा है भाप के रूप में, वो क्या कहला रहा है हमारा इवेपोरेशन कहला रहा है। ठीक है, और दोनों प्रोसेस इसी क्षेत्र में हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, CU, कंजम्पटिव यूज। यही तो होता है कंजम्पटिव यूज, दोनों एक ही चीज है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कैसे निकालोगे आप, जैसे मैं कंजम्पटिव यूज निकालता था वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। कंजम्पटिव यूज कैसे निकालते थे, 2-3 मेथड थे इसके अलग अलग। हरग्रीव्स क्लास A इवेपोरेशन पैन मेथड। दूसरा कौन सा था, दूसरा था इसका नाम पेनमैन्स इक्वेशन से निकालते थे, बताया था मैंने आपको वहां पे। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन को हम कैसे निकालते हैं, वैसे निकालते हैं जो लिखवाए थे। तो सेम चीज इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, पेनमैन्स इक्वेशन, हरग्रीव्स क्लास A इवेपोरेशन पैन मेथड। तो ये होता है हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने लिख लिया, इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में भी एक लाइन लिख लो। पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का निकलना व आसपास की सॉइल से पानी का वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाना कंबाइंड फॉर्म के रूप में इवेपो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। कंबाइंड फॉर्म के रूप में क्या कहलाता है भाई, इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब ये जो नोट हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मे यू विल सी दिस नोट्स इन एग्जाम। पहला देखो भाई क्या है कि ट्रांसपिरेशन को हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्ञात करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फाइटोमीटर। और इवेपो ट्रांसपिरेशन को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्ञात करते हैं उसका नाम क्या है, लेसीमीटर। तो आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, फाइटोमीटर के द्वारा ट्रांसपिरेशन को ज्ञात किया जाता है और लेसीमीटर के द्वारा
इवेपोट्रांसपिरेशन को ज्ञात करते हैं। इन दोनों को लिख लेंगे आप, लेसीमीटर के द्वारा इवेपोट्रांसपिरेशन को और फाइटोमीटर के द्वारा ट्रांसपिरेशन को ज्ञात करते हैं। तो आप इन दोनों नोट को लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखो इवेपोरेशन को किस किस से ज्ञात करते हैं, लेसीमीटर और पुराने वाली चीजें कंजम्पटिव यूज वाली कौन कौन सी, कॉलरेडो संकर मेथड, पेनमैन्स इक्वेशन, ये सारी चीजें। इस तरह से हमारे ये तीसरा जो टॉपिक था ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद जो है हम वो क्या पढ़ेंगे, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, किस तरह से हम स्ट्रीम के फ्लो को ज्ञात करते हैं और रन ऑफ को कैसे ज्ञात करते हैं, और इनफिल्ट्रेशन, 2-3 टॉपिक और। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, रिविजन करते रहें। थैंक यू सो मच।